हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में देख रहे हैं हम लोग मानव द्वारा जो अंत्य कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और उष्ण क्षेत्र हैं, उनके विषय में हम लोग आज इस चैप्टर के माध्यम से आपका पढ़ेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। आपका किसी भी प्रकार को डाउट बनता है, किसी प्रकार का कोई कमेंट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। मानव पर्यावरण, अंतोक्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, ये हमारा चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 8 जो है बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मानव पर्यावरण का अंतो न्याय क्रिया को हम देखेंगे। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, इन सभी के विषय में हम लोग इसमें आपका बात करने वाले हैं। तो हमको इनको आपका देखना है और एक एक करके हमको इन पर क्या है आपकी बात भी करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए कैसा है आपका बहुत ज़रूरी है और इसको समझना और इसको करना उससे भी ज़्यादा आपका ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपको किसी प्रकार का इसमें कोई डाउट बनता है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तो आप मेरे को आप समझ सकते हैं बच्चों, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं सीधा इसमें आपका एक पॉइंट पर। देखिए, रेणुका बहुत उत्साहित थी। उत्साहित क्यों होगी? क्योंकि हम आपका किस चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए क्या होगी, रेणुका उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते हैं। बहुत छोटी उम्र में रेणुका की यात्रा वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उनके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल पर एवं रहने वाले लोग को तस्वीर हमेशा क्या करती रही है, उसको आकर्षित आपकी करती रही है। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों को देख सकती हो। इनमें से कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, तो कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्मी एवं नवम वर्षा वाले क्षेत्र से। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में ही भले अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा, मकान जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हमारे लिए समान है। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह खेलते हैं, कभी झगड़े करते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्य में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना चाहते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना आपका सीख जाते हैं। अध्याय 8, 9 तथा 10 में आप विश्व के विभिन्न आपके प्रदेश के निवासियों के जीवन के बारे में आपने पढ़ा है और हम लोगों ने 8 और 9 में देखा है कि प्राकृतिक जो आपके प्रदेश होते हैं, उन प्रदेशों का जो आपका निवासीय जीवन है कैसा होता है। क्लियर है बच्चों? ठीक, अब हम बात कर रहे हैं अमेजन बेसिन में जीवन की। जो अमेजन बेसिन जो आपकी नदी है, उसका जो उसका रीजन है, जो उसका क्षेत्र है, उसके क्षेत्र में आपका किस प्रकार से मानवीय जीवन है, मानवीय जीवन की दशाएं हैं, बसावट है, इन सभी को हम लोगों को देखना है। अमेजन नदी के विषय में है जानने से पहले हम मानचित्र देखें। चित्र 8.2। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा में स्थित है। भूमध्य रेखा 10 उत्तर में, 10 दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखा प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम के पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में गिरती है। अमेजन नदी अब कहां से निकलती है? आपका पूर्व से निकलती है, पश्चिम में आपका पर्वतों से बहती हुई कहां गिरती है? अंध महासागर में क्या होती है? अंततः गिर जाती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, उस नदी का उसे क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं।
अमेजन की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। ब्राजील भागों में पेरू, कुछ भागों में बोलीविया, इक्वाडोर, बोलीविया, वेनेजुएला, जो छोटे-छोटे ऐसे क्षेत्र हैं जहां से प्रवाहित होती हैं। क्या आप इस बेसन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जो भूमध्य रेखा से गुजरती हैं? आइए, ये रहा आपका 0 डिग्री। देखिए, इक्वाडोर से गुजरा, कोलंबिया से गुजरा, ब्राजील से गुजरा, पेरू के ऊपर से निकलती है, क्लियर है, सूरीनाम वगैरह, फ्रेंच गुयाना, ये सब आपका इसमें बच जाते हैं। एक बार आप लोग क्या करें, दक्षिण अमेरिका का जो मैप है इसको एक बार देख लीजिए सभी अच्छे लोग अच्छी तरह से। फिर मैं आपको और इसमें बहुत सारी जो आपकी चीजें हैं उन्हें मैं आपको बताऊंगा और उन्हें मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या चीजें हैं इस तरह से। तो इनको आपको समझना चाहिए। जलवायु, जैसा कि आप अब जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्मी एवं नम जलवायु है। यहाँ का मौसम दिन रात दोनों समय समान रूप में गर्म एवं आर्द्र होता है। कह रहे कि यहाँ का जो मौसम है हर समय समान रहता है और ये आपका पूरे वर्ष में ये सारी चीजें बिल्कुल इसमें एटीज रहती हैं, चाहे आपका दिन हो या रात, दोनों समय आप इनको सेम निश्चित रूप से आपका इनको देख सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं कि इनकी सबकी सेम और एक सा स्ट्रक्चर जो है इसमें आपका बना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो इतना आपको हमेशा पता होना चाहिए और इतना आपको याद रहना चाहिए। ठीक, चलिए इसके आगे जो चीजें हैं हम उनको भी आपका एक एक करके विस्तृत से हम लोग इन पर बात करेंगे और अपनी चर्चा का जो विषय है उसको जारी रखेंगे। अब देखिए, जब यहाँ पर दिन भर चाहे दिन हो या रात टेम्परेचर, आर्द्रता, मौसम सेम बना रहता है, यानी कि कोई विशेष ऋतु का इसमें परिवर्तन नहीं है, तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में चिपचिपाहट सी महसूस होती है। इस प्रदेश में प्रतिदिन वर्षा होती है और बिना किसी पूर्व चेतावनी के दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च हो जाती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। आर्द्रता को समझते हो बच्चों? ह्यूमिडिटी जो होती है वो एट इज जो है सेम इस तरह से ये आपकी बनी रहती है। तो आप देखिए, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। ये है आपकी पृथ्वी, ये 2 बराबर भागों में बांट दी हमने। तो ये जो आपका 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, तो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो ये हिस्सा है इसमें अगर आप जलवायु को देखोगे तो ये जलवायु कैसी मिलेगी आपको, यही वाली जो आपका जलवायु है सेम आपको जो है देखने के लिए आपका इसमें मिल जाएगी और इसे आप जान सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आपका इसमें वर्षावन की। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्ती तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता। यहाँ तक कि भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल ही वनस्पति पनप सकती है जिससे छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में ऑर्थोकार्ड एवं ब्रोमीनियम राइड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्रजाति की प्रचुरता होती है। टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले के बीच बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाते हैं वह सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? जो यहाँ पक्षी पाए जाते हैं वो आपको क्या है, सामान्य पक्षियों से आपके भिन्न होते हैं। गुंजन पक्षी को देखा है बच्चों आपने? ठीक है, ये देखिए टुकन, ये आपका टुकन पक्षी है। जान भी सकते हैं कि कैसा दिखता है आपका टुकन पक्षी। तो आपके सामने है, देखिए दिख रहा है ना आपको टुकन पक्षी? क्लियर है? चलिए, यहाँ पर पाए जाते हैं प्राणियों में बंदर, स्थल चींटी खाने वाले टेपिर यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं
सर्प का विभिन्न प्रजातियों भी वन में पाई जाती हैं, यानी कि सांप के जो अलग अलग टाइप है, सर्प जो हैं उनके अलग अलग टाइप यहाँ पाए जाते हैं, मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ बहुत छोटी प्रजाति मात्रा में है। और कैसे हैं? बहुत कम मात्रा में आपको ये सारी चीजें जो है आपका मिलती हैं, इनको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्हा, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजाति भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीव की विविधता की दृष्टि से वेशंस असाधारण रूप से समृद्ध है। कैसा है? असाधारण रूप से आपका इसमें क्या है? समृद्ध है। ठीक, ये आपको थोड़ा सा इसमें देखना है। अब देखिए, टैपियर अभी आपका चींटी खाता है। वर्षा वन के निवासी, की जहां वर्षा होती है वहां के निवासी कैसे हैं, आप इनको थोड़ा सा देख सकते हैं और आप इनकी बात भी कर सकते हैं। यहाँ के जो आपके वर्षा निवासी हैं वो कैसे होते हैं, और आप इसको देख भी सकते हैं और आप इस पे बात भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं। क्या करते हैं? जो आपकी नदी है उनमें आपका ये मछली पकड़ते हैं। ठीक है। अब आपको देखना होगा कि इनका जीवन कैसा है। बहुत अधिक है इनका जो जीवन है, बहुत अलग सा हमको प्रतीत होगा। जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं, टोपोकिया, अनानास, शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिला ही उगाई गई साग सब्जी से अपने परिवार का भरण पोषण जो है वो आपका करती है। ठीक। कीर्तन एवं दहन कृषि पत्ती, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो हमारे यहाँ झूम है, झूम कृषि है उसका। इनका मुख्य आहार मेनियोक है। ये चींटियों की रानी एवं अंडे कोष भी खाते हैं। फसलें भी यहाँ पर उगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आप इसको देख सकते हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खियों के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घर में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मक डोका कहते हैं, जो बड़े आकार जैसे अपार्टमेंट घर में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी का मार्ग एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी लोगों तक पहुंच पाना या उनकी पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर हवाई जहाजों तथा एवं हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र के बाहर निकालकर नए क्षेत्रों में बसाना पड़ रहा है। वे औपनिवेशिक पौराणिक तरीके से खेती कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आपके प्राचीन काल में जिस तरह से उनकी खेती होती थी, उनकी वो आपकी खेती जो है वो आपका कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें आपको इसमें देख कर आपका चलनी थी। ठीक। विकास की गतिविधियां के कारण जैव विविधता, वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कि धीरे धीरे आपके जितने भी आपके वर्षा वन हैं वो क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे आपके समाप्त हो रहे हैं। और हमें उनको आपका समझना चाहिए और उनको आपका देखना भी चाहिए कि क्या चीजें हैं, किस तरह से वो आपका महत्वपूर्ण है, कैसे हम उनको समझ सकते हैं, और क्या हमारे लिए उसमें उपयोगी चीजें हैं जिनको हम लोग अपने लिए आपका देख सकते हैं, उसको हम लोग आपका फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। आप इनको देखते रहिए।
ऐसा अनुमान की प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन में वर्षा का बड़ा भाग लुप्त हो रहा है। वर्षा वन का जो बड़ा भाग है आपका लुप्त हो रहा है। वर्षा वनों के लुप्त होने के व्यापक प्रभाव है। वर्षा के कारण, वर्षा जो वन है उनके कारण क्या हो रहा है, मिट्टी का ऊपरी परत बह रही है एवं सघन एवं बंजरता हो रही है। देखिए पहले ऐसा था, फिर ऐसा बचा, अब ऐसा बचा, आने वाले टाइम में बस ये ही लास्ट बचेगा। तो इस तरह की सारी जो चीजें हैं वो हम लोगों को यहाँ आपका इसमें एक आपका दिखाई दे रही है, जो हमको उनका ध्यान रखना चाहिए कि वर्षा वन कैसे हमारे लिए हार्मफुल हो रहे हैं, और हम अगर इसको ध्यान रखेंगे तो किस तरह से ये सारी चीजें हमारे लिए बड़ी अच्छी हो सकती हैं और हम इनको देख भी सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है उसमें कैसे लोगों का जीवन है, क्या लोगों का लाइफ स्टाइल है, उनके विषय में थोड़ा सा हम लोग जो है इसमें आपका देखेंगे और उनको हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से लोगों का यहाँ जीवन बना हुआ है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का आपका निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण के उत्तर 10 और से उत्तर 30 के मध्य अक्षांश में स्थित है। घाघर, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी नदी सहायक नदी एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी अप्रभावित है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र और उनकी कुछ सहायक नदी को आप ढूंढना है। क्या करना है, जो उनकी आपकी कुछ सहायक नदियां हैं आप उनको आप ढूंढिए, और उनके विषय में अगर आपको कुछ मिलता है तो आप हमारे को बताइए और उस पर अपना बात कीजिए। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरपाद, यानी कि हिमालय का जो आपका फुटिल रीजन है वहाँ, एवं सुंदरबन आपका डेल्टा इस बेसिन क्षेत्र की आपका मुख्य विशेषता है। मैदानी क्षेत्रों में अनेक चापाकार झील पाई जाती हैं। देखो मैं आपको चापाकार झील की स्थिति भी बताऊंगा। यहाँ जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा में ग्रीष्म एवं शीत ठंडे ऋतु में होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। कहाँ क्या देखना है कि जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो है आपका बेसिन स्थित है, उसको हम लोगों को आपका इसमें देखना है, और हमें इसमें उनके आपका बात भी करनी है कि कहां पर गंगा नदी का जो बेसिन है हम इनको देख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा। तो इतना कुछ पूछना है। और देखिए पाई जाती यहाँ मुख्यतः जलवायु कैसी है, आपका मानसूनी है। मानसून मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच होती है। ग्रीष्म ऋतु आपकी क्या है, ये सब आपका ठंडाई वाला जो आपका रीजन है, ठंडा जो क्षेत्र है, यहाँ आपको पूरा देखने के लिए आपका मिल जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है और इन पर आपको बात करनी है। आपको एक बार इस चित्र को देखिए, आपको गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वो पूरे स्पष्ट और साफ रूप से आपको दिखाई देगा, और आप इसको आपका समझ भी सकते हैं कि क्या और किस तरह की आपकी चीजें हैं, आप इनको समझिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। आप इनको समझ लीजिए और अच्छे से विचार के देखिए कहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आपका निकलती है, किस तरह से गंगा में मिलती है, गंगा का रीजन है, कैसे आपकी गंगा नदी आ रही है, प्रवाहित होती है, कैसे और इसकी सहायक नदी मिलती हैं। इसके विषय को आप लोग इसमें अच्छे से देख सकते हो, आप इस पर बात भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप इनको देखते चलिए और आप इनको पढ़ते भी चलिए। कोई भी अगर डाउट बनता है, कोई चीज ऐसी जो आपको समझ नहीं आई है, हम उसे पूछिए आराम से, बेहिचक तरीके से। मैं आपको बताने के लिए मैं बिल्कुल आपको रेडी हूँ हर चीज से। ठीक, तो आप इनको देखते चलें। कोई भी अगर डाउट बन रहा है किसी प्रकार का तो जरूर पूछिए। थोड़ा नीचे देखते हैं और फिर वापस हम लोग इसमें बात करेंगे। अब देखिए कह रहा है भारत का मानचित्र देखिए, तो उन राज्यों के नाम बताइए जहां से गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र नदी का जो आपका बेसिन रीजन है वहां से गुजर रहा है। वो आपको उन सबको आपको बताना है और उन सबको आपको देखना है कि कहाँ से ये सारी चीजें हो रही हैं
और कहां से ये आपका गुजर रहा है। आपको विशेष कर ये सारी चीजों को देखना है, ताकि जो आपके मन में शंका है, जिज्ञासा है, ये सारी चीजें क्या हो जाएं, आपकी दूर हो जाएं। तो इनको आपको देखना है और इन पर आपको बात करना है। क्लियर है? चलिए बताइए कितने राज्यों से बहती है? ठीक है, देखिए क्लियर है। चलिए कौन कौन से राज्य हैं बताइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पढ़िए। ठीक है, फिर हम इनको और अच्छी तरह से देखेंगे। चलिए फिलहाल इतने पर हम लोग और बात करेंगे बाद में। अब देखिए, अब आपको राज्य बताने की कहां से गंगा निकली, कहां से उद्गम क्षेत्र है, क्या उसका आउटफ्लो बनाती है, कितने कितने राज्यों में बहती है, इन सब चीजों को हमको देखना है। क्लियर है? चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि जितना हमने देखा है आप हमको गंगा का और ब्रह्मपुत्र नदी का जो आउटफ्लो रीजन है उसको देखना है। उसके लिए हमें मैप देखना पड़ेगा और हमको राज्य के हिसाब से आपका उनको क्रम में बनाना पड़ेगा कि उत्तर दिशा से आपका पूर्व दिशा की तरफ आप उनको बनाइए, और ब्रह्मपुत्र का भी आप उत्तर से पूर्व दिशा की तरफ बनाइए, तो आपको सारे राज्य स्पष्ट हो जाएंगे कि कहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन क्षेत्र है वो आपका स्थित है और क्या कारण है कि वहाँ जनसंख्या और फसल की उच्चता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।